हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे राजपूत युग के बारे में। आपको बताएंगे जो राजपूत काल था। राजपूतों का काल हमारे भारत के इतिहास में पहले दिन के इतिहास कैलेंडर में आपको बताया था 600 से 1200 तक का ईस्वी का जो काल है 612 AD, वो हमारे भारत के इतिहास में राजपूतों का युग माना जाता है। इस युग की शुरुआत होती है मौर्य जो गुप्त काल हम लोग देखे थे, गुप्त कालों के बाद ही इसी राजपूत युग की शुरुआत होती है। अब ये जो राजपूत युग था ये हमारे देश में एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का एक दौर था कि उस समय भारत में एक कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, कई सारे छोटे छोटे राज्य एक साथ राज्य कर रहे थे। जैसे ये जो छोटे छोटे राज्यों का जो उदय हुआ, इनके उदय में जो सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है वो सामंतवादी व्यवस्था की मानी जाती है। सामंतवाद जिसका उदय आपको बताया था सातवाहनों ने किया था, कर मुक्त भू अनुदान, लैंड टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स। तो जो सामंतवादी प्रवृत्ति थी, यानी जो ज़मीनें दान में दी जाती थी, जो ज़मीन जिसको ज़मीन में जिसको दान में ज़मीन मिलती थी वही ज़मीन का स्वामी होता था और सारी चीज़ों का नियंत्रण वही करता था। राजा का नियंत्रण उन क्षेत्रों में कम होता था जो दान की गई ज़मीन होती थी। वही सामंतवादी व्यवस्था जिसको सातवाहनों ने प्रारंभ किया, गुप्तों ने उसको बढ़ावा दिया, गुप्तों ने उसको कम करने की कोशिश नहीं की। गुप्तों के काल में सामंतवादी व्यवस्था बढ़ती रही। हर्ष के काल में ये सामंतवादी व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ी। सामंत, महासामंत, प्रति सामंत, इस तरीके की बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेने लगे और फिर यही व्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई, इतनी ज़्यादा जड़ें जमा लेता है सामंतवाद हमारे भारत में कि अब केंद्रीय शक्ति को इस सामंतवाद यानी क्षेत्रीय शक्तियों ने चुनौती देनी शुरू कर दी और केंद्रीय सत्ता टूट गई और देश में छोटे छोटे जो राजवंश थे उनका उदय शुरू हो गया। तो ये जो सामंतवाद, जो राजपूत काल में हम लोग छोटे छोटे राजपूत राज्य देखते हैं, इनमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो हमारी सामंती व्यवस्था की जो सामंतवाद देखा जाता है। हर्ष के समय भी इसकी प्रवृत्ति थी, लेकिन क्योंकि हर्ष एक शक्तिशाली शासक था, उसने उस विकेंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया। हालांकि उसका जो शासन था उत्तर भारत तक ही रहा, ठीक, लेकिन हर्ष ने फिर भी कुछ हद तक उसको रोक के रखा। लेकिन हर्ष के पतन के बाद अचानक से एक डिसेंट्रलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर शासक उभर के आते हैं। अभी जो राजपूत काल था, इस काल में जैसे आपको बताया था कि हर्ष की जो राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था और हर्ष के समय कन्नौज आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। तो इसलिए कन्नौज उस समय एक सत्ता का एक केंद्र था, सेंटर ऑफ पावर, जैसे आज दिल्ली है, पहले कलकत्ता हुआ करती थी। तो इस समय जो सत्ता का केंद्र था वो कन्नौज बन चुका था। तो इस कन्नौज क्योंकि सत्ता केंद्र था, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों का केंद्र था, एक समृद्ध नगर हुआ करता था। तो इसीलिए जितनी भी भारत की शक्तियाँ होती थी वो अपने आप को जो है कि प्रतिष्ठित करने के लिए उस कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास कर रही थी कि जिसका कन्नौज पर नियंत्रण होगा वही भारत का सबसे बड़ा शासक कहलाएगा। तो इसीलिए उस समय की जो शक्तिशाली, जो भारत की शक्तियाँ थीं, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, उनकी कोशिश हुई कन्नौज पर कंट्रोल करने की। तो शुरुआती भारत में जो राजपूत राजवंश रहे वो 3 प्रमुख राजवंश हम लोग देखते हैं। जो बंगाल वाला इलाका था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र, इधर पाल वंश था। दक्षिण में इधर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाला, कर्नाटक वाला क्षेत्र, उधर राष्ट्रकूट वंश था और इधर पश्चिम भारत में प्रतिहार था। तो ये जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, इन तीनों के बीच कन्नौज को लेके एक जबरदस्त संघर्ष हुआ। तो ये जो इनका कन्नौज का लेके संघर्ष था, वो संघर्ष एक ट्रायंगल दिखाता है, एक त्रिकोण दिखाता है। तो इसी को कहा जाता है त्रिकोणात्मक संघर्ष, ट्रीपार्टी ट्रायंगल स्ट्रगल या ट्राइपार्टी स्ट्रगल या त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था या त्रिपक्षीय संघर्ष था, वो किसके किसके बीच हुआ? पालो, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। और इनकी रीजन, इनका जो वजह था वो क्या था? कन्नौज, क्योंकि कन्नौज ही केंद्र था, राजधानी एक तरीके से कह लीजिए। तो जिसका कन्नौज पर अधिकार होता है वही अधिपति माना जाता है भारत का। तो इसीलिए इन शक्तियों ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया। अब इनमें जो संघर्ष हुआ, संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला, इनकी कई पीढ़ियाँ लग गई राजवंशों की। इसमें विजय तो किसी को नहीं मिली, कमजोर तीनों हो गए, ठीक है। यानी इस जो द्विपक्षीय संघर्ष हम लोग देखते हैं, इसमें कोई एक पक्ष नहीं जीता। हालांकि ज़्यादातर समय कन्नौज और प्रतिहारों का ही प्रभाव रहा, लेकिन अंततः ये लोग भी टूट गए। तो इस आपस की लड़ाई में जीता तो कोई नहीं, लेकिन हारे तीनों और ये सब टूट के बिखर गए। और इसके बाद अभी तो 3 थे, लगभग 600 के बाद का जो 650 से लेकर 850-900 ईस्वी तक का जो इतिहास देखते हैं तो उस समय 3 ही दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर और कई सारे छोटे छोटे राजवंश उभरते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जब भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी जब ढेर सारे छोटे छोटे राजवंश होते हैं, तो उस समय का राजनीतिक इतिहास उतना इंपॉर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे कोई बड़ा राजा है तो उस बड़ा राजा के बारे में हम लोग राजनीतिक इतिहास देखते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे ढेर सारे राजा हों तो उनके राजनीतिक इतिहास का उतना महत्व नहीं रहता। फिर भी एक थोड़ा सा इन वंशों के बारे में, जो क्षेत्रीय राजवंश राजपूतों के, इनके बारे में एक छोटा सा, इन वेरी शॉर्ट, एक हल्का सा परिचय आपको देते हैं।
ताकि अगर कुछ फैक्ट्स आए तो उसका आप सामना कर सकें। फिर उसके बाद कैसे कैसे इनमें जो है कि संघर्ष हुआ, ये आपस में टूटे, और उसके बाद के राजवंश आए, फिर उसका हमारे भारतीय इतिहास पर क्या असर हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो इनमें सबसे पहले बातचीत करेंगे हम लोग प्रतिहार डायनेस्टी की, प्रतिहार वंश की। तो ये जो प्रतिहार वंश है, इनको गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। ये राजस्थान की एक गुर्जरी शाखा थी, उस गुर्जरी शाखा से संबंध रखते थे, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। यानी इनको प्रतिहार के स्थान पर क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। और इन प्रतिहारों का सबसे पहला जो उल्लेख है वो ऐहोल अभिलेख है। उस ऐहोल अभिलेख से इन प्रतिहारों के बारे में चर्चा मिलती है। अब इस जो प्रतिहार वंश था, इस प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हरिश्चंद्र था, लेकिन एक हरिश्चंद्र जो थे वो एक छोटे स्तर पर सामंत थे। लेकिन पहले जो वास्तविक संस्थापक जो सम्राट के रूप में स्थापित होते हैं वो थे नागभट्ट प्रथम। यानी इसके पहले बड़े राजा कौन थे, नागभट्ट प्रथम। ये जो नागभट्ट प्रथम थे, इनको ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का जो है कि नाशक कहा गया है कि इन्होंने म्लेच्छों का नाश किया। इन्होंने प्रतिहारों का जो राज्य था उसका विस्तार किया। इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे मिहिर भोज। तो ये जो मिहिर भोज थे, ये प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ये वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे, वैष्णव धर्म को मानते थे मिहिर भोज। और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, इनकी जो टाइटल थी वो थी आदि वाराह। ठीक है, यानी मिहिर भोज की उपाधि क्या थी, आदि वाराह इनकी टाइटल हुआ करती थी। यानी वाराह यानी वैष्णव थे, वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। और इन्होंने द्रह्म नाम का एक चांदी का सिक्का जारी किया था, सिल्वर कॉइन इन्होंने इशू किया था, उसका नाम क्या था, द्रह्म। तो द्रह्म नाम का चांदी का सिक्का किसने जारी किया था, मिहिर भोज ने। ठीक, इसके अलावा इसके और एक बड़े शासक थे महेंद्रपाल के अलावा महिपाल। तो ये जो महेंद्रपाल और महिपाल, ये लोग राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं लोगों के दरबार में एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, राजशेखर। तो राजशेखर इन दोनों के समय में थे, महेंद्रपाल के समय में थे, महेंद्रपाल के बेटे थे महिपाल, इन दोनों के समय में थे। राजशेखर बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। इनकी एक दो पुस्तकों के नाम, जैसे इन्होंने लिखी थी कर्पूर मंजरी। तो अगर पूछा जाए कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है। और राजशेखर किसके दरबार में थे, महेंद्रपाल और महिपाल। और ये दोनों किस वंश के थे, प्रतिहार वंश के थे। एक और इनकी रचना थी काव्य मीमांसा। इसके अलावा विदुषाल भंजिका। तो ये जो काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, ये सारी पुस्तकें हैं। इनके लेखक कौन थे, राजशेखर थे। यही जो शासक थे महिपाल, इन्हीं महिपाल के समय एक अरबी राजदूत था अल-मसूदी। तो अल-मसूदी ने इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की साम्राज्य की, जो प्रतिहारों का राज्य था, उसकी यात्रा की थी। और उसी की यात्रा करके उसने प्रतिहारों के बारे में जानकारी दी और इनके क्षेत्र को अल-जजूर कहा अल-मसूदी ने। तो अल-मसूदी किसके समय में आया था, महिपाल के समय में भारत आया था। ठीक, इन प्रतिहारों में बाद में फिर राष्ट्रकूटों ने इनसे बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। राजपूत शासक थे कृष्णतिथि, इंद्रतिथि, इन लोगों ने प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया और राष्ट्रकूटों के लगातार आक्रमण से प्रतिहार वंश का पतन हो गया और ये समाप्त हो गए। प्रतिहारों का जब पतन हुआ, प्रतिहार क्योंकि सबसे बड़े हिस्से पर थे, तो इसके बाद भारत में इस उत्तर वाले हिस्से में कई सारे छोटे छोटे राजवंश और उभरते हैं। वो कौन कौन से उभरते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इन राजवंशों के बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए, पहले फिर प्रतिहार के बाद अगला बात करते हैं पाल वंश की, पाल डायनेस्टी की। तो जो पाल वंश है, इस पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल, यानी फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल ने 500 वर्ष की स्थापना की थी 750 ईस्वी में। इसी पाल वंश का जो सबसे बड़ा शासक रहा वो था धर्मपाल। तो धर्मपाल किस वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था। और इसी धर्मपाल ने ये बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म के बहुत सारे विद्वानों को इसने जगह दी थी। इसी के दरबार में एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे हरिभद्र सूरी।
भद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी कौन थे? बौद्ध विद्वान थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ये किसके दरबार में हुआ करते थे? धर्मपाल के दरबार में हुआ करते थे। इसी धर्मपाल ने उपाधि ली थी परम सौगात की, यानी धर्मपाल की एक टाइटल थी, कौन सी? परम सौगात। ठीक। अब ये जो धर्मपाल था, इसी ने बिहार में एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बाद में बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र बना। तो यही जो धर्मपाल था, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। इसी वंश के एक और शासक थे, देवपाल। तो जो देवपाल थे, देवपाल ने इन पालों की राजधानी थी वो मुंगेर शिफ्ट कर दी थी, यानी कि पालों की राजधानी बाद में देवपाल ने कहाँ पर कर दी? मुंगेर कर दी। मुंगेर यानी इनकी क्या होती थी? राजधानी, जो मुंगेर बिहार का है। तो बिहार में ही इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में शिफ्ट कर दी थी। ठीक। इन्हीं पाल अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी जाने जाते हैं। पाल कला बहुत विशिष्ट कला थी। और इन्हीं पालों के समय एक पाल राजवंशों में एक बहुत बड़े कवि थे, जिमूत वाहन। तो जिमूत वाहन ने एक किताब लिखी थी, दाय भाग। दाय भाग। तो दाय भाग नामक बुक के पुस्तक के रचयिता कौन थे? जिमूत वाहन। ठीक है, ये पुस्तक थी, ये पाल वंश से संबंधित थी। ठीक है, दाय भाग। तो दाय भाग के रचयिता कौन थे? जिमूत वाहन। ठीक। फिर पालों के बाद पाल वंश जब समाप्त हुआ, तो पाल वंश कमजोर होने के बाद बंगाल में ही इसी पाल वंश के बाद जो अगला राजवंश शासन करता है वो था सेन वंश। ठीक है, यानी बंगाल में पालों के बाद फिर कौन सा वंश आता है? सेन वंश, सेन डायनेस्टी। ये जो सेन वंश था, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। इस सेन वंश के संस्थापक जो थे वो थे सामंत सेन। सामंत सेन। तो सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे बड़े जो शासक थे वो थे वल्लाल सेन। वल्लाल सेन। तो वल्लाल सेन कौन से वंश के बड़े शासक थे? सेन वंश के थे। इन्हीं वल्लाल देव ने बहुत बड़े ये कवि भी थे। इन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, दान सागर। तो वल्लाल देव की पुस्तक कौन सी है? दान सागर। ये एक और किताब लिख रहे थे, अद्भुत सागर, लेकिन अद्भुत सागर पूरा नहीं हो पाया। अद्भुत सागर पूरा होने के पहले इनकी मौत हो गई थी। अद्भुत सागर। तो ये दान सागर और अद्भुत सागर किताबें किसने लिखी थी? वल्लाल सेन ने लिखी थी। इसके बाद हालांकि अद्भुत सागर पूरा नहीं हो पाया था, उसके पहले इनकी मृत्यु हुई थी। इस वंश के जो अंतिम शासक थे, लक्ष्मण सेन। यानी सेन वंश के लास्ट किंग कौन थे? लक्ष्मण सेन। अब ये जो लक्ष्मण सेन थे, ये अंतिम राजा थे। इन्हीं लक्ष्मण सेन के समय, इन्हीं के समय में हुआ करते थे जयदेव, बहुत बड़े लेखक थे। जयदेव ने एक किताब लिखी थी, गीत गोविंद। ठीक है, यानी इनके दरबारी कवि कौन थे? जयदेव। और जयदेव की किताब कौन सी थी? गीत गोविंद। ध्यान रखेंगे, ये जितने भी इस समय की पुस्तकें आपको बताते जा रहे हैं, लिटरेचर बताते जा रहे हैं इनके राइटर्स, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि गीत गोविंद किसकी रचना थी? जयदेव की। जयदेव किसके समय में थे? लक्ष्मण सेन के। दान सागर वल्लाल सेन की रचना थी, ये सेन वंश के। दाय भाग जिमूत वाहन की। इस समय की किताबें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। और यही जो लक्ष्मण सेन थे, इन्हीं लक्ष्मण सेन के समय एक बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, मुस्लिम था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, अरे ये मोहम्मद घुरी के समय आया था, और उसी ने बंगाल पर आक्रमण किया। और सेन, जो लक्ष्मण सेन थे, वो अपना राज्य छोड़ के भाग जाते हैं, और उसी मुस्लिम आक्रमण की वजह से सेन वंश का पतन हो जाता है। यानी बंगाल में पहले पाल वंश था, और पाल वंश के बाद फिर कौन सा वंश आया? सेन वंश आया, सेन डायनेस्टी। ठीक। इसके अलावा दक्षिण में हमारे था तीसरा जो प्रमुख राजवंश था, राष्ट्रकूटों का। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो सबसे खास बात आपको बताने की है कि हमारे पूरे अब तक के भारत के इतिहास में जितना भी हम लोग इतिहास देखते हैं, तो सारे इतिहास में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे उत्तर के राजा हुआ करते थे, जो नॉर्थ इंडिया के किंग होते थे, वो दक्षिण के अभियानों पर जाते थे। अक्सर आप देखते हैं कि अशोक ने अभियान किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अभियान किया, तो समुद्रगुप्त ने अभियान किया, बाद के समय में किया। कभी भी दक्षिण भारतीय जो शासक थे, दक्षिण भारतीय राजवंशों ने उत्तर की भारत की राजनीति में कभी इंटरफेयर नहीं किया। दक्षिण भारत का इकलौता राजवंश या इकलौता राज्य जिसने उत्तर भारत की राजनीति में
हस्तक्षेप किया या उत्तर की तरफ सैनिक अभियान किए, प्रमुखता से वो कौन था? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण की बजाय उत्तर की राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था और उत्तर की तरफ ये लोग बढ़े थे। अब ये जो राष्ट्रकूट वंश था, इस राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने कौन से वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की। इन्होंने ही, दंती दुर्ग ने उज्जैन में ही हिरण्यगर्भ महायज्ञ किया था और इन्होंने ही जो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी शोलापुर के पास महाराष्ट्र में एक जगह है मानेकशेट। तो मानेकशेट कहाँ पर है? शोलापुर महाराष्ट्र में। तो उसी मानेकशेट में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पर इन्होंने राष्ट्रकूटों की क्या स्थापित की? राजधानी। तो मानेकशेट या मानेखेड़ा कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, ये महाराष्ट्र के सोलापुर के पास है। ये किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। इसी राष्ट्रकूट वंश के जो सबसे बड़े यानी सबसे प्रतापी शासक थे वो थे अमोघवर्ष। अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष राष्ट्रकूटों के सबसे प्रतापी शासक थे। माना जाता है कि इन्होंने 68 साल तक 68 ईयर्स 68 साल तक इन्होंने अमोघवर्ष ने शासन किया था। और ये साहित्यिक रुचि भी रखते थे और इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक साहित्य की रचना की थी, कवि राजमार्ग। ये जो कवि राजमार्ग लिखा था अमोघवर्ष ने, यानी अमोघवर्ष की किताब कौन सी थी? कवि राजमार्ग। तो ये जो कवि राजमार्ग है वो किसकी किसकी किताब थी? अमोघवर्ष की। और इसी कवि राजमार्ग को माना जाता है कि कन्नड़ भाषा की पहली किताब है, यानी फर्स्ट कन्नड़ लिटरेचर, यानी कन्नड़ भाषा की पहली किताब कौन सी मानी जाती है? कवि राजमार्ग। और इस कवि राजमार्ग को किसने लिखा था? कवि राजमार्ग। और इसको किसने लिखा था? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक। इसी के समय में एक अरबी यात्री था सुलेमान। सुलेमान भारत की यात्रा करता है। तो सुलेमान जिस राजा के समय राष्ट्रकूटों की यात्रा करता है वो कौन था? अमोघवर्ष। यानी इसके समय एक अरबी यात्री था सुलेमान। सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी, तो अमोघवर्ष के राज्य की भी यात्रा की थी इसने, सुलेमान ने। इसी के समय दो जैन विद्वान थे, जीन सेन और सक्टायन। ये दोनों अमोघवर्ष के ही दरबार में रहा करते थे। अमोघवर्ष के बाद फिर अगला शासक बना इंद्र तृतीय और उसके बाद कृष्ण फर्स्ट। जो कृष्ण प्रथम था इसी राष्ट्रकूट वंश का, कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट। ये जो कृष्ण फर्स्ट है, एलोरा में, आपने अजंता एलोरा का नाम सुना होगा, तो उसमें एलोरा में एक बड़ा सा शिव मंदिर है एलोरा का। तो उस एलोरा के शिव मंदिर को माना जाता है कि किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था एलोरा का शिव मंदिर। ठीक। चलिए, तो ये जो राष्ट्रकूटों का इतिहास है ये आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पहले दक्षिण भारतीय शासक रहे जिन्होंने उत्तर की राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू किया। और इन्हीं के समय से भारत में जो कन्नड़ साहित्य, जो कन्नड़ लिटरेचर है, तो कन्नड़ साहित्य का विकास भी राष्ट्रकूटों के ही समय में हुआ था। इस समय कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हुआ करते थे, पंपा, पुन्ना और रन्ना। पंपा, पुन्ना और रन्ना। पंपा, पुन्ना और रन्ना, इनको क्या कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। तो पंपा, पुन्ना और रन्ना कन्नड़ साहित्य के माने जाते हैं। ये तीनों, ये त्रिरत्न, ये राष्ट्रकूट वंश से ही संबंधित थे। ठीक। चलिए, तो ये तीनों प्रमुख राजवंश से बताया कि इन तीनों का आपसी संघर्ष हुआ। इन संघर्षों में पाल, प्रतिहार और राजपूत तीनों कमजोर पड़े। जब पाल खत्म हुए तो पालों के बाद फिर सेन वंश आया, यानी पाल वंश के बाद बंगाल में इधर सेन वंश आया। और इधर जो प्रतिहार वंश जब टूटा, तो प्रतिहारों के टूटने के बाद कई सारे छोटे छोटे राजवंश उभरते हैं। जैसे गुजरात में चालुक्य वंश आया, जिजाग भुक्ति में चंदेल वंश का उदय हुआ, ग्वालियर में कच्छप घात वंश आता है, मध्य भारत में कलचुरी वंश का विकास हुआ, मालवा में परमार आए, शाकंभरी के चौहान आए। तो जितने भी चौहान हों चाहे परमार हों, इनका जो उदय हुआ इन प्रतिहारों के ही पतन के बाद हुआ। यानी प्रतिहार जो राज्य था ये जब टूटा तो इसके बाद कई सारे आए, जैसे चालुक्य, ठीक है, चौहान या चाहमान, परमार,
कलचुरी, ठीक है, और जो है कि कच्छप घाट थे, चंदेल थे, चंदेल भी इन्हीं की टूटने से बने थे, चंदेल। तो ये जितने भी राजवंश आप देखते हैं ये सब किसके बाद विकसित हुए? प्रतिहारों के बाद इनका विकास हुआ। ठीक, चलिए, तो इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इन शासकों का, वो किसको लेके था? कन्नौज को लेके था। तो इस संघर्ष में आपको बताया विजयी कोई नहीं हुआ, आपसी संघर्ष लगातार लंबे समय तक चलता रहा, विजयी कोई नहीं हुआ, कमजोर तीनों हो गए, और कमजोर तीनों पड़ के भारत की राजनीति में जो विकेंद्रीकरण था वो और ज़्यादा बढ़ा। यानी इन तीनों राजवंशों के बाद भारत और कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। तो इसको चाहे तो आप डिटेल में एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद और राजवंशों की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए, अब ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो भारत की स्थिति बनी कि भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, तो पहले से ही छोटे टुकड़े थे, अब उसके बाद ये और छोटे छोटे हो गए। बताया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसी की नहीं हुई, तीनों और टूट के कमजोर पड़ गए। तो इसमें इसके बाद कई सारे छोटे छोटे राजवंश बनते हैं, जिसमें इधर गुजरात में सोलंकी चालुक्य थे, फिर उसके ऊपर इधर परमार आते हैं धारा के, फिर राजस्थान के चौहान वंश या चौहान वंश, उधर दिल्ली के आसपास के तोमर वंश थे, बीच में इधर मध्य भारत में चंदेल थे, गढ़वाल, और उधर बंगाल में पाल के बाद सेन वंश का विकास होता है। तो इस समय भी ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा थे। तो ये जो काल था लगभग हम इसको मानते हैं 1000 से 1200 ईस्वी AD तक, यानी लगभग 1000 to 1200 AD की जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी कि इस समय और सारे छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए थे। तो इसी में एक एक करके इनके वंश, हालांकि छोटे जब राजवंश होते हैं तो वही राजनीतिक इतिहास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी कुछ फैक्ट कुछ इन राजवंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि जैसे चौहान वंश था, चौहान डायनेस्टी, इस चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। तो वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की। और ये लोग जो बेसिकली थे ये शाकंभरी के थे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है शाकंभरी के चौहान। ठीक, इनका जो मूल था और राजस्थान में एक जगह है शाकंभरी। इन्हीं चौहानों में एक शासक थे अजय राय, अजय राज। इसी अजय राज ने एक शहर बसाया था अजमेर, जिसको आज आप जानते हैं। तो अजमेर की स्थापना इसी अजय राज ने की, और बाद में यही अजमेर जो थी ये चौहानों की राजधानी बन गया। तो कहीं कहीं शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान भी आपको लिखा हुआ किताबों में मिलेगा। इसी जो अजमेर शहर था इसी ने बसाया था अजयराज ने। ठीक, इसी शाकंभरी वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चतुर्थ। तो जो विग्रहराज फोर्थ थे, विग्रहराज चतुर्थ थे, ये इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इन्हीं को विसल देव भी कहा जाता है, विसल देव। तो जो विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ थे, विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ जो थे, ठीक, ये चौहान वंश के थे, सबसे प्रतापी शासक थे। ये बड़े अच्छे राजा होने के साथ साथ संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक संस्कृत में एक नाटक लिखा था, हरिकेल नाटक, यानी विग्रहराज की रचना क्या थी? हरिकेल। ठीक है, तो ये जो हरिकेल नाटक इन्होंने लिखा था ये संस्कृत में लिखा गया है, प्योर संस्कृत का ड्रामा है, ये प्ले है। और इसकी सबसे खास बात इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है कि जैसे बाद में हम लोग सल्तनत काल में पढ़ते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, तो उस 2.5 दिन के झोपड़े में इसी हरिकेल नाटक जो है, हरिकेल नाटक जो विसल देव ने लिखी थी, उसी हरिकेल नाटक को लिखा गया है, उस पर उकेरा गया है। तो हरिकेल नाटक की लाइनें जो है ये 2.5 दिन के झोपड़े में अभी तक मौजूद है। ठीक है, तो ये हरिकेल नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज ने। ये संस्कृत में लिखा हुआ नाटक। ठीक, इसी वंश के एक और बड़े राजा थे सोमदेव। सोमदेव को ललित विग्रहराज भी कहा जाता है। और इस वंश के सबसे जो प्रतापी शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड। इन्हीं पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता है राय पिथौड़ा या राय पिथौड़ा। ये जो राय पिथौड़ा थे, या राय पिथौरा भी लिखा रहता है, पिथौरा ही लिख देते हैं, तो हथौड़ा टाइप से लग रहा है, राय पिथौरा। तो ये जो राय पिथौरा थे सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। चौहान की लड़ाई जो थी परमारों से भी रही, चंदेसोल से भी रही, गढ़वालों से भी रही। इन्होंने ही चंदेल शासक परमर्दी देव से युद्ध किया था 1182 में।
तो इनका जो पृथ्वीराज का जो 1182 में परमर्दी देव के खिलाफ जो लड़ाई हुई, चंदेल शासक थे, तो उसी परमर्दी देव के दो बहुत बड़े सेना नायक थे, आप सबने नाम शायद सुना होगा, आल्हा और उदल का। आल्हा और उदल। तो जो आला उदल की कहानी आप सुनते हैं, तो आला उदल ये चंदेल शासक परमर्दी देव के बहुत बड़े योद्धा थे, जिनका संघर्ष किससे हुआ था? पृथ्वीराज थर्ड से हुआ था। तो आला उदल से लड़ाई पृथ्वीराज की हुई थी 1182 में, उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। इन्हीं पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष गढ़वालों से भी रहा। गढ़वाल शासक जो थे, उनकी जैतन थे, उनकी पुत्री संयुक्ता का अपहरण उन्होंने कर लिया था इन्होंने, पृथ्वीराज तृतीय ने। तो इस वजह से इनसे नहीं बनती थी। तो इनके सबसे संघर्ष था, इनका संघर्ष तोमरों से था, इनका संघर्ष चंदेलों से था, इनका गढ़वालों से था, इनका संघर्ष परमारों से था। तो चारों तरफ ही आपस में संघर्ष से घिरे हुए थे। और इनसे जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी फाइट पृथ्वीराज थर्ड की थी, वो थी 1191 तराइन का पहला युद्ध। तो जो तराइन फर्स्ट हुआ था पृथ्वीराज थर्ड से ही हुआ था, जो मोहम्मद घोरी को इन्होंने पराजित किया था। और फिर अगले ही साल 1192 में तराइन द्वितीय हो गया। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे चंदबरदाई। तो चंदबरदाई किसके कोट पोएट थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और चंदबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। तो जो पृथ्वीराज रासो है, ये चंदबरदाई की कृति है। और चंदबरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे। और इसी पृथ्वीराज के बारे में जयानक ने, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने लिखी। और एक और काव्य माना जाता है पृथ्वीराज विजय। तो जो पृथ्वीराज विजय है, ये जयानक की रचना है, जयानक। ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने लिखी थी और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी। ठीक। चलिए, एक और था हम्मीर महाकाव्य, जिसकी रचना जयचंद ने की थी। तो जयचंद ने हम्मीर महाकाव्य लिखा, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ठीक। चलिए, तो ये तो चौहान वंश थे। इसके अलावा इधर जो गढ़वाल वंश थे, गढ़वाल वंश के बारे में देखा जाए तो जो गढ़वाल वंश था, इस गढ़वाल वंश के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रदेव। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी कन्नौज में। कन्नौज इनकी पहले राजधानी बनी थी। कन्नौज इन गढ़वालों की राजधानी हुआ करती थी। बाद में इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे गोविंद चंद्र गढ़वाल। गोविंद चंद्र। तो जो गोविंद चंद्र गढ़वाल थे, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्हीं गोविंद चंद्र गढ़वाल को विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि से भी माना जाता है। ये बहुत बड़े विद्वान थे, विविध विचार विद्यापति इन्हीं को कहा गया। इसी गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री थे लक्ष्मीधर, और उस लक्ष्मीधर ने, इनके मंत्री भी थे, कवि भी थे लक्ष्मीधर। तो इस लक्ष्मीधर ने एक भी बहुत प्रसिद्ध काव्य लिखा था, जो ये कृत्य कल्पलता तरु। कृत्य कल्पलता तरु। तो जो कृत्य कल्पलता तरु है, वो किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने लिखा था। लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? गोविंद चंद्र गढ़वाल के दरबारी कवि थे। इसी वंश के जो अंतिम शासक थे जयचंद। तो जो जयचंद थे, ये इस गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे। इसी जयचंद के दरबार में रहा करते थे श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष इसी जयचंद के दरबार में रहा करते थे। इस श्रीहर्ष ने नैषध चरित, खंडन खाद्य, श्रीहर्ष की जो रचना है नैषध चरित, खंडन खाद्य। ठीक। तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। इसी जयचंद का जो संघर्ष था, जयचंद का संघर्ष चहमानों से था, पृथ्वीराज चौहान से इनका संघर्ष काफ़ी रहा। और इन्हीं का 1194 में जयचंद के साथ 1194 एक चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर।
तो इस चंदावर की लड़ाई में 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और जयचंद की हत्या कर दी और गढ़वालों को जो गढ़वाल राज्य था उसको तुर्की साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, चलिए, तो ये तो गढ़वाल राजवंश। इसके अलावा एक और राजवंश है चंदेल। चंदेलों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो जो चंदेल राजवंश था, इनकी जो राजधानी थी वो जेजाक भुक्ति कहा जाता है। जेजाक भुक्ति उस समय बुंदेलखंड को कहा जाता है। तो चंदेलों की कैपिटल क्या थी? जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति जो था ये किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को। तो बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहते थे। इनके राजा यहीं के ये लोग थे और यही लोगों ने स्थापना की खजुराहो। जो खजुराहो के जो मंदिर बने हैं, तो खजुराहो मंदिर किन्होंने बनवाए हैं? चंदेलों ने बनवाए हैं। और बाद में यही जो खजुराहो था यही इनकी राजधानी बन गया। तो खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेलों की राजधानी थी। इनकी के वंश के एक शासक थे नन्नुक यशोवर्मन। तो यशोवर्मन जो शासक थे उन्होंने खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है, तो खजुराहो का विष्णु मंदिर इसी चंदेल शासक नन्नुक ने बनाया था। इन चंदेलों में सबसे बड़े जो राजा रहे, चंदेलों के सबसे बड़े जो शासक रहे वो थे धंग। चंदेल नरेश धंग हुआ करते थे। तो ये जो चंदेल नरेश धंग थे, इन्होंने धंग ने जो उस समय मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हुए थे भारत में, तो प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे तो उसका सामना करने के लिए इन्होंने जो उस समय भारत में जो पश्चिमोत्तर के राज्य थे, शाही वंश था, शाही वंश की मदद का प्रस्ताव भी भेजा था और उसकी मदद भी की थी और एक संघ बनाया था मुस्लिम आक्रमण के लिए, मुस्लिम आक्रमण से भारत को बचाने के लिए। तो उसमें चंदेल नरेश धंग भी शामिल हुए थे। तो जब हिंदू शाही शासकों ने इनसे सहायता मांगी थी तो इन्होंने सहायता दी। और आपको बता दें, खजुराहो के ज़्यादातर जो मंदिर हैं, तो खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर इसी चंदेल नरेश धंग के ही समय के बने हुए। ठीक, इसी चंदेल वंश के जो एक और प्रतापी शासक थे परमर्दी देव। परमर्दी देव, तो परमर्दी देव भी चंदेल वंश के ही शासक हुआ करते थे। ठीक, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों ने चंदेल वंश को भी समाप्त कर दिया। ठीक, चलिए, इसके अलावा एक राजवंश इधर है परमारों का। परमार वंश के बारे में बातचीत की जाए तो ये जो परमार वंश था इसके संस्थापक थे सियक। तो सियक जो थे ये परमार वंश के फाउंडर थे और इन्हीं को कहीं कहीं श्रीहर्ष भी लिखा जाता है। सियक या श्रीहर्ष। ठीक, और इनकी जो परमारों की राजधानी थी वो थी धारा नगरी इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक, और इनके जो कुछ बड़े बड़े शासक रहे जिसमें एक वाकपति मुंज थे, यानी इस वंश के जो बड़े शासक थे उसमें वाकपति मुंज का नाम मिलता है। तो वाकपति मुंज ने माना जाता है कि धारा में मुंज सागर एक तालाब बनवाया था। इसी वंश के एक बहुत बड़े शासक थे सिंधुराज। सिंधुराज ने जो था ये बहुत सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी मानी जाती है सिंधुराज की। और इन्होंने एक किताब इनके समय में पद्मगुप्त एक बहुत बड़े लेखक थे, तो पद्मगुप्त ने लिखी थी नव साहसांक चरित। तो जो पद्मगुप्त की नव साहसांक चरित पुस्तक है, पद्मगुप्त की किताब कौन सी है? नव साहसांक चरित। ठीक, तो ये नव साहसांक चरित किसके समय की है? पद्मगुप्त की किताब है। ठीक है, इन्हीं जो सिंधुराज थे, सिंधुराज के बाद वाकपति मुंज थे, पद्मगुप्त जो थे ये किसके समय थे? सिंधुराज के समय। ठीक, सिंधुराज। ठीक, चलिए, तो सिंधुराज के समय कौन थे? पद्मगुप्त ने नव साहसांक चरित लिखी थी। इसके अलावा इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे भोजराज। तो जो राजा भोज गंगू तेली वाली कहानी हम लोग सुनते हैं, तो जो भोजराज थे वो इसी कौन से वंश के थे? परमार शासक थे। ये भी बहुत बड़े सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले थे। इस भोजराज ने एक किताब लिखी थी साम्रांग सूत्रधार।
तो साम्रांगण सूत्रधार जो थी ये स्थापत्य यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में लिखी जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है साम्रांगण सूत्रधार। और इन्होंने ही एक चिकित्सा के ऊपर आयुर्वेद सर्वस्त्र नामक किताब लिखी थी, ठीक। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, इनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने अगल बगल के शासकों के साथ। उस उपलब्धियों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो उन्हीं की मृत्यु के समय एक श्लोक लिखा गया था कि अद्यधारा निराधारा सरस्वती निरालंबा भोजराजा दिवंगता। अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती भोजराजा दिवंगता, ठीक। कि जब भोज राजा दिवंगत हुए तो जो धारा नगरी थी वो निराधार हो गई, जो वहाँ की सरस्वती थी उनका आलम्बन समाप्त हो गया, ठीक। चलिए, इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा इधर ये चालुक्य वंश था, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश जो कहा जाता है। तो ये जो गुजरात के चालुक्य सोलंकी के जो चालुक्य वंश थे, इस चालुक्य वंश जो था इनकी जो राजधानी थी वो थी अन्हिलवाड़ा। इनकी राजधानी कहाँ थी? गुजरात में एक जगह है अन्हिलवाड़ा। अन्हिलवाड़ा, तो अन्हिलवाड़ा में इन चालुक्यों की राजधानी थी गुजरात में। और इनकी जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम, मूलराज फर्स्ट। तो मूलराज फर्स्ट जो थे ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इस वंश के सबसे प्रतापी जो शासक थे भीम फर्स्ट थे, भीम प्रथम। इसी भीम प्रथम के समय जो चालुक्य वंश के शासक थे 1025 में या कहीं कहीं 1026 मिलता है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और गुजरात में आपने सुना होगा सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था। तो जो सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था 1025 कहीं के 1026 मिल जाए, मोहम्मद गोरी ने जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटा था, तो उस समय गुजरात में कौन से वंश का शासन था? चालुक्य वंश का। और शासक कौन थे? भीम प्रथम, चालुक्य वंश के भीम प्रथम थे। इन्हीं ने फिर जब वो वापस लौट के गया, उसने सोमनाथ के मंदिर को बहुत ज़्यादा तोड़ा फोड़ा था। तो जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ के वापस गया तो उस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि इसी भीम प्रथम ने फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक। हालांकि कुछ किताबों में जो था कि वो और भी शासकों के नाम मिलते हैं, लेकिन उस समय यही शासक था तो इसी ने हो सकता है पुनर्निर्माण कराया हो। इस वंश के एक और प्रसिद्ध शासक थे जय सिंह सिद्धराज। मूलराज भीम फर्स्ट और जय सिंह सिद्धराज, ठीक। ये भी चालुक्य वंश के शासक थे जय सिंह सिद्धराज। तो इन्हीं जय सिंह सिद्धराज के समय में एक बहुत बड़े जैन आचार्य थे हेमचंद्र। तो जो जैन आचार्य थे हेमचंद्र वो इसी जय सिंह सिद्धराज के समय में हुआ करते थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे, ठीक है। इसके बाद एक और बड़े इसके राजा हुए थे कुमारपाल के समय जय सिंह सूरी जैन विद्वान थे। जय सिंह सूरी ने कुमारपाल चरित्र लिखे, ठीक। इसी चालुक्य वंश के एक शासक थे भीम द्वितीय, भीम सेकेंड। इन्हीं भीम सेकेंड के समय 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर हमला किया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर हमला किया तो उस हमले को भीम सेकेंड ने खारिज कर दिया, यानी भीम सेकेंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। हालांकि उस समय भीम सेकेंड छोटे थे, इनके माता जी थी नायकी देवी ने युद्ध का संचालन किया था और उन्होंने बहुत वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए मोहम्मद गोरी को वापस लौटा दिया था, पराजित किया था, ठीक। चलिए, तो ये जो चालुक्य वंश था, इस चालुक्य वंश की एक और खास बात कि इसी वर्ष में पहली बार बड़े बड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति हुई। तो महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त करने वाला भारत का पहला राजवंश कौन सा माना जाता है? चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी। वो अपॉइंटेड द वुमेन्स ऑन देयर हायर पोस्ट्स, अपने ऊंचे पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया, ठीक। चलिए, इसके अलावा उस समय तोमर था। तो जो तोमर थे, तो इन तोमरों में एक तोमर शासक थे अनंगपाल तोमर। तो ये जो अनंगपाल तोमर थे, इन्हीं अनंगपाल तोमर को माना जाता है दिल्ली जो शहर है, फाउंडर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? अनंगपाल तोमर को, जो तोमर राजपूत हुआ करते थे। इसके अलावा भारत में उस समय कश्मीर भी था। तो कश्मीर में भी कई सारे वंशों ने शासन किया। कश्मीर में सबसे पहले कारकोट वंश था। कारकोट वंश के जो सबसे बड़े राजा थे वो थे ललितादित्य मुक्तापीड। उस कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आया। उस उत्पल वंश के जो सबसे बड़े शासक थे अवंती वर्मन थे। उसके बाद फिर लोहार वंश आया,
तो उस लोहार वंश के शासक जो थे संग्राम राज, उसी संग्राम राज और फिर एक और शासक थे हर्ष, उसी हर्ष के दरबारी कवि थे कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। और ये जो राजतरंगिणी थी जो लोहार वंश के शासक के समय में थे, जो ये कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ये राजतरंगिणी माना जाता है कि भारत में इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है और राजवंशों का इतिहास बहुत ही क्रम से लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से। ठीक, इसी में जो लोहार वंश की एक शासिका थी रानी दिद्दा, तो रानी दिद्दा का काल भी बहुत प्रमुख रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक, और ये क्षेमेंद्र की पत्नी थी लोहार वंश की। तो लोहार वंश के शासक थे क्षेमेंद्र, उन्हीं की पत्नी थी रानी दिद्दा। तो रानी दिद्दा, इससे बस एक सवाल आपका बनेगा कश्मीर से कि रानी दिद्दा किस वंश की थी। तो रानी दिद्दा कश्मीर के लोहार वंश की शासक थे रानी दिद्दा। ये क्षेमेंद्र की पत्नी थी रानी दिद्दा, जो लोहार वंश की थी। ठीक, चलिए, तो ये जो राजनीतिक का विकेंद्रीकरण देख रहे हैं कि ढेर सारे छोटे छोटे राजा एक ही समय में, ये सारा इतिहास लगभग 1000 से 1200 के बीच का है। तो ये जो ढेर सारे राजा थे एक ही समय में, तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियां कम, सांस्कृतिक उपलब्धियां ज़्यादा थी। और ये जितने भी राजपूत राजा थे, इन राजपूत राजाओं की सबसे बड़ी खास बात, ये आपस में संघर्ष बहुत करते थे। राजपूतों की जो सबसे बड़ी खास बात होती थी कि हर एक राजपूत राजा अपने पड़ोसी से जरूर लड़ता था एक राउंड, वही सुखी जिसका पड़ोसी दुखी। इसी फंडे पर ये लोग काम करते थे। ठीक, जैसे बताया कि चाहमान था तो चाहमानों की लड़ाई चालुक्यों से भी थी, परमारों से भी थी, चंदेलों से भी थी, गढ़वालों से भी थी, तोमरों से थी। तो इनकी आपसी लड़ाई जो थी, आपसी संघर्ष थे। तो इस आपसी संघर्ष ने मोटिवेट किया फॉरेन अटैकर्स को, विदेशी आक्रमणकारियों को। और इस बार जो भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए वो थे मुसलमान। जैसे विदेशी आक्रमणकारियों की सूची पिछले वीडियो में आपको बताया था मौर्योत्तर काल में कि सबसे पहले ईरानी आक्रमणकारी आए, पर्शियन थे ईरानियन। ईरानियों के बाद फिर जो यूनानी थे, ग्रीक थे, फिर इंडो ग्रीक आए, तो कुषाण आए, तो सातवाहन आए, तो कुषाण आए, तो शक आए, तो पहलवा। अब भारत में जो आ रहे थे वो मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे। तो मुस्लिम आक्रमणकारी क्यों आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, उनके आने का क्या रीजन था, किन परिस्थितियों में आए, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग का मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड होगा। और अब थोड़े नाम टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। अब तक के तो नाम तो बड़े सीधे सीधे आपको मिल रहे थे, अब नाम आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। तो उन टेढ़े मेढ़े नामों के साथ मिलते हैं हम लोग अगले काल में। जो मुस्लिम आक्रमण काल था, जो मुस्लिम काल था, थोड़ा खून खराबे से भरा था, युद्ध रक्त रंजित इतिहास था। तो उस खून खराबे के काल को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं मुस्लिम आक्रमण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।